नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। आज हम आरटीए के बारे में कुछ लोगों के भ्रम और प्रश्नों के बारे में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आरटीए एक्ट 2005 एक्चुअली में जनता को सूचना देने के उद्देश्य से बना था और इसमें अब तक लगभग 4 करोड़ के करीब लोगों ने इसका लाभ उठाया है। परंतु उसके बावजूद भी, पब्लिसिटी के बावजूद भी, ये सारी सूचना अभी तक लोगों के माध्यम में पहुंची नहीं है और बहुत सारे लोगों की शंकाएं अभी भी रहती हैं। इसको निवारण करने के उद्देश्य से मैंने कुछ लोगों से प्रश्न इनवाइट किए थे और उनके प्रश्नों के आधार पर हम आज आरटीए के बारे में फर्दर बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आरटीए है क्या और इसके क्या लाभ उठाए जा सकते हैं। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत सभी नागरिकों को, जो भी भारत के नागरिक हैं, उनको किसी भी विभाग से कोई भी सूचना मांगने का अधिकार देता है। आप सूचना मांगें, जो सूचना उपलब्ध होगी, जो देने लायक होगी, वो आपको दी जाएगी। अब सूचना में कवर क्या होता है? सरकारी तंत्र जो है, बहुत सारा रिकॉर्ड हमारे बारे में, हमारी एजुकेशन के बारे में, हमारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हमारे इनकम टैक्स इत्यादि, सेल टैक्स इत्यादि के बारे में रखता है। यदि हमें उसकी आवश्यकता पड़े तो हम वो भी मांग सकते हैं। इसके अलावा सरकारी तंत्र बहुत सारे काम करता है हमारे लिए। तो उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे काम किया, कितना बजट है, किस मद पे कितना खर्च हो रहा है, ये सब सूचना भी हम मांग सकते हैं। यानी कि सरकार के कपबोर्ड में जो भी सूचना है, चाहे वो फाइलों के रूप में हो, दस्तावेज के रूप में हो, कंप्यूटर के अंदर हो, फोटोग्राफ्स के रूप में हो, वीडियोस के रूप में हो, ईमेल, ऑफिस मेमोरेंडम एटसेट्रा किसी भी रूप में हो, वो सब हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं और हम उनको मांगने का हक रखते हैं। ये जो हक हमें दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया है, जिसके तहत ये अब देना संभव हो पा रहा है। इस प्रकार से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कोई भी भारत का नागरिक सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से, विभाग से, अंडरटेकिंग से, ऑटोनमस बॉडी से, बैंक से, यूनिवर्सिटी से, जितने भी इंस्टीट्यूशन चाहे किसी भी फॉर्म में हों, उनसे सूचना मांगने का हक रखते हैं और वो उनको समयबद्ध तरीके से देने का प्रावधान रखती है। यदि हम सूचना जो है समयबद्ध तरीके से नहीं दे पाते तो हमारे ऊपर दंड भी पड़ सकता है। इस प्रकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमें जनता को वो सब अधिकार देता है कि सरकारी तंत्र के पास जो भी सूचना उपलब्ध है उसको हम मांग सकें। परंतु इसमें कुछ प्रावधान बनाए हैं ताकि देश की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी इत्यादि को देखते हुए यदि कोई सूचना नहीं दी जा सकती तो उस पर रोक भी लगाई जा सकती है। तो इसका प्रावधान सेक्शन 8 के अंदर किया गया है, जिसको हम अलग से डील करेंगे। अब दूसरा प्रश्न है कि इसके फायदे क्या हैं। साधारणतः हम देखते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमें एज ए मैटर ऑफ राइट सूचना नहीं देते। यदि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं ये जानना चाहूँ कि किसी व्यक्ति की मेरे से ज़्यादा तनख्वाह क्यों हो गई है, वो तो मेरे से जूनियर है, तो सरकार साधारणतः नहीं देती थी। परंतु आरटीआई के युग में उनको ये देनी पड़ती है और यदि उनसे कोई त्रुटि हुई है तो या तो मेरी पे को जो है अपग्रेड करेंगे या अगर उसकी गलत फिक्स हुई है तो उसको डाउनग्रेड करेंगे। इस प्रकार से कई चीज़ों का समाधान देने में भी ये सहायक हो सकती है। और यदि मैं उसको कोर्ट केस के अंदर ले जाना चाहूँ तो मैं कैसे प्रूव करूँगा कि किसकी गफलत से क्या हुआ है। इन सब को प्रूव करने के लिए हमें दस्तावेज़ों की ज़रूरत है
और वो दस्तावेज़ हमें आरटीआई के माध्यम से मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि आरटीआई माध्यम से क्या क्या मांगा जा सकता है। आरटीआई एक्ट कहता है कि कोई भी देश का नागरिक चाहे तो दस्तावेज़ों की सर्टिफाइड कॉपीज़ मांग सकता है, दस्तावेज़ों का इंस्पेक्शन कर सकता है, सैंपल ऑफ मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन इत्यादि में यूज़ हुआ है उसको मांग सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, वीडियोग्राफी के अंदर कोई फ़ोटोज़ है, वीडियोग्राफ है वो ले सकता है, कोई फ़ोटोग्राफ्स है वो ले सकता है, मॉडल है तो उसकी कॉपी ले सकता है, सैंपल ऑफ मटेरियल के अंदर दवाइयों का सैंपल इत्यादि भी ले सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी सूचना है जो सरकारी तंत्र हमें देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। वो हमें जब भी रिफ्यूज़ करेंगे तो उनको दो काम करने होंगे। नंबर एक, वो रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, किस क्लास के अंतर्गत वो नहीं दी जा सकती ये बताएं, और मेरा आगे क्या हक है जाने का, अपील करने का इत्यादि उसके बारे में भी मुझे गाइड करें। तो इस प्रकार से आरटीआई एक्ट ना केवल सूचना देने के लिए बाध्य करता है बल्कि हमें नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में भी गाइडेंस देने के लिए सरकार को बाध्य करता है, ताकि वो हमें बताएं कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और उसके लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आरटीआई लगाई कैसे जाए और कहाँ जाए। सरकार ने इसके लिए बहुत ही आसान तरीका कर दिया है। आरटीआई, यदि आप जानते हैं कि आपको सूचना किस विभाग से चाहिए तो बेहतर होगा आप उसी डिपार्टमेंट में लगाएं। वो विभाग आपको सूचना देने में सक्षम होगा तो आपको दे देगा। अगर आपने गलती से वहाँ लगा दी है तो वो उसको किसी और अन्य विभाग में ट्रांसफ़र कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने इसके लिए कोई फॉर्म नहीं बनाया और आप साधारण कागज़ पर आरटीआई में अपनी डिमांड लिख दें कि मुझे निम्नलिखित सूचना आरटीआई एक्ट के अंतर्गत दी जाए और उसकी मैं फ़ीस दे रहा हूँ। बस उसके बाद आपका जो है काम हो जाता है। आप इसको स्पीड पोस्ट से डाल दीजिए, किसी बड़े उच्च अधिकारी के नाम से डाल दीजिए, चाहे प्रधानमंत्री जी के नाम डाल दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम डाल दीजिए, गवर्नर के नाम डाल दीजिए, चीफ मिनिस्टर के किसी भी बड़े उच्च अधिकारी के नाम डाल दीजिए। तो उसकी ये ड्यूटी बन जाती है उसके स्टाफ की कि वो उस आरटीआई एप्लीकेशन को कंसर्न्ड विभाग में भेजे। इस प्रकार से आरटीआई लगाना कोई आज दुखित परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज को भी नियुक्त किया है। वो आपकी आरटीआई एप्लीकेशन लेते हैं और कंसर्न विभाग को पोस्टल चार्जेस लेने के बाद भेज देते हैं। इसी प्रकार से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऑनलाइन का भी प्रोविजन कर दिया गया है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज ने ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी हैं। उनके पोर्टल पर जाइए, ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजिए, ऑनलाइन ही फीस जमा करा दीजिए और आपका समय सीमा शुरू हो जाता है उसी समय से। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आरटीआई भेजी जा सकती है। यदि आपके पास किसी उच्च अधिकारी का ईमेल एड्रेस है तो आप आरटीआई की एप्लीकेशन उसके नाम पर भेज दीजिए। वैसे वेबसाइट के ऊपर हर उच्च अधिकारी का ईमेल नॉर्मली दिया होता है, विभाग के कंसर्न अधिकारियों के यहाँ आप ईमेल डाल दीजिए। उसके बाद फीस जो है वो बाई पोस्ट ऑर्डर के माध्यम से उसी अधिकारी को भेज दें ताकि वो उन दोनों को लिंक करके इसको यूज़ कर सकें। इस प्रकार से एक अन्य माध्यम भी है, किसी आदमी को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, किसी उसी कंसर्न डिपार्टमेंट में ना जाना पड़े। इन चीज़ों को रोकने के लिए एक अन्य प्रावधान किया गया है, उसको कहते हैं नियर योर डोर स्टेप्स असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसको लगाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं और वहाँ पर कई असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनके पास आप चले जाइए और कहिए कि मेरी ये आरटीआई की एप्लीकेशन या अपील एक्सेप्ट करें और इसको मेरे को फलाना डिपार्टमेंट में भिजवा दें। उसकी ये ड्यूटी है।
और वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि मैं इसको नहीं करूँगा, वरना उसके ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड पड़ सकता है। इस प्रकार से आरटीआई लगाने के लिए आपके पास ईमेल का माध्यम है, बाई पोस्ट भेजने का माध्यम है, पोस्ट ऑफिस के भेजने का माध्यम है, ऑनलाइन भेजने का माध्यम है, और सबसे आसान है घर के पास जो भी विभाग हो उसमें वॉक इन कर जाइए और पता करिए कि वहाँ कोई असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है तो उसको वो अपनी एप्लीकेशन थमा दीजिए। तो इस प्रकार से आरटीआई लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे आसान तो रजिस्टर्ड एडी स्पीड पोस्ट से आप भेज दें किसी भी डिपार्टमेंट में, दे कैन नॉट रिफ्यूज इट। इसमें 3-4 दिन का समय ज़रूर लग जाता है, जो एडिशन आपको उसमें लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी फ़ीस क्या है। आरटीआई एप्लीकेशन यदि आप लगाना चाहते हैं और आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं हैं तो आपको केवल 10 रुपये की फ़ीस अदा करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट में और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग से कुछ ऊंची फ़ीस रखी हुई है, तो परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50 रुपये से ज़्यादा फ़ीस ना हो, अतः मैक्सिमम फ़ीस जो होगी वो 50 रुपये ही हो सकती है। तो आपको ये 50 रुपये की फ़ीस पोस्ट ऑर्डर में जमा करा सकते हैं, कैश में जमा करा सकते हैं, बैंकर ड्राफ्ट, बैंकर चेक के माध्यम से करा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। या कुछ ने ट्रेजरी के अंदर पैसे जमा कराने का भी प्रावधान कर रखा है, तो उस रूप में आप दे सकते हैं। बेस्ट मोड है पोस्टल ऑर्डर। उसको 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर खरीदिए, एप्लीकेशन के साथ लगाइए, उसका नंबर उसमें डालिए, और उस पोस्ट ऑर्डर को अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट के नाम से क्रॉस भेज दीजिए और आपकी एप्लीकेशन स्वीकार हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने समय में आपको सूचना दी जा सकती है। सूचना देने के लिए गवर्नमेंट ने 4-5 किस्म का समय निर्धारित कर रखा है। सबसे पहले आता है कंसर्निंग लाइफ और लिबर्टी। यदि कोई सूचना किसी की लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है तो ऐसी सूचना 48 घंटे में देने का प्रावधान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति बीमार है और उसको क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या आप उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, अब तक क्या डायग्नोज किया आपको, अब तक क्या उसको दवाइयाँ दी गई, किस चीज़ का इलाज किया गया, ऐसी सब चीज़ें जो लाइफ से संबंधित हो उसको 48 घंटे में देने का प्रावधान है। यदि वो नहीं दे भी पाते तो उससे ज़्यादा 72 घंटे में दे दें या एट द अर्लीस्ट दे दें, परंतु ये नहीं कि उसके लिए महीना महीना लगा देंगे। तो इस प्रकार से सफाई हो कोई समस्या हो या अन्य ऐसी कोई एपिडेमिक फैलने वाली की समस्या हो तो ऐसी सूचना भी 48 घंटे में देने का प्रावधान है। यदि किसी आदमी को पुलिस वाले बिना अरेस्ट वारंट या किसी समन के अरेस्ट करके ले जाते हैं, उसको कहाँ रखा हुआ है, कहाँ लॉज कर रखा है, क्यों ले गए हैं इत्यादि, ये सूचना भी 48 घंटे में देने का प्रावधान है, बिकॉज इट कंसर्न्स द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। नॉर्मल एप्लीकेशन जो इसमें आप इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि मुझे निम्नलिखित सूचना दी जाए और उसमें कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे केसों में 30 दिन में उत्तर देने का प्रावधान है। यानी कि आरटीआई जिस दिन आपने लग गई उसके 30 दिन बाद आप सूचना मांग सकते हैं। यानी कि आपने 3 दिन अगर पोस्ट ऑफिस में भेजी तो उस दफ्तर में जाने में 3-4 दिन लग गए, तो 3-4 दिन के बाद जिस दिन उस दफ्तर में रिसीव हुई है उस डेट से 30 दिन माने जाएंगे। तीसरा है, यदि आपने एप्लीकेशन किसी अन्य माध्यम से भेजी, डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट को नहीं दिया, प्रधानमंत्री महोदय के मार्फत भेज दी, किसी APIO के माध्यम से भेज दी, बाई पोस्ट भेज दी, तो जो समय सीमा है उसमें 5 दिन और एडिशनल लग जाते हैं ट्रांसमिशन के या उसको ट्रांसफ़र करने के। तो ऐसे केसों में 35 दिन के अंदर सूचना देने का प्रावधान है। कुछ केसों में लोग अपने बारे में ना सूचना मांगकर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सूचना मांगते हैं, जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। ऐसे केसों में जो सूचना है वो उस थर्ड पार्टी को कंसल्ट करने के बाद ही दी जा सकती है, इसलिए एडिशनल 10 दिन का प्रावधान वहाँ भी कर दिया गया है, ताकि उसको 10 दिन में कंसल्ट कर लिया जाए कि क्या आपके बारे में जो मांगी गई सूचना है वो दें या ना दें। इस प्रकार से
48 घंटे, 30 दिन, 30 + 5 दिन, 40 दिन, ये समय सीमा है। इसके अलावा कुछ 20-22 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में है, उनके ऊपर भी सूचना देने का एक्ट लगा रखा है, परंतु वो डे टू डे अफेयर्स के बारे में सूचना नहीं देते। केवल लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में या विजिलेंस के बारे में और ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। दो एस्पेक्ट के ऊपर उनसे आप सूचना मांग सकते हैं। नंबर एक, विजिलेंस एंगल से कोई सूचना मांगी जा रही है या ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, तो इनके बारे में उनको सूचना देने के लिए 45 दिन की समय सीमा दी गई है। इस प्रकार से समय सीमा भी जो है बांध दी गई है, और यदि कोई इन समय सीमा में उत्तर नहीं देता तो उसको इंटरनल रिप्लाई दे देना चाहिए कि हम सूचना एकत्र कर रहे हैं, पार्ट इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए ताकि वो दंड से बच सके। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर भी 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दंड पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन क्या है। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में सूचना ना मांगकर अपने अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में सूचना मांग रहा है, तो ऐसे केसों में सेक्शन 11 कहता है कि उस थर्ड पार्टी को भी कंसल्ट किया जाए कि आपके बारे में फलां व्यक्ति ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, क्या हम दें या ना दें। यदि आप उत्तर नहीं देंगे तो हम सूचना प्रदान कर देंगे, वरना आप अपना जो है पक्ष रखिए। इसलिए 5 दिन के अंदर अंदर थर्ड पार्टी को हम नोटिस देते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 दिन में वो भी जवाब दे दें। इसीलिए 10 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उसका उत्तर आने के बाद दोनों पार्टियों को बुलाया जा सकता है, उनकी सुनवाई की जा सकती है और ये देखा जाता है कि जनहित में सूचना देना उचित होगा या नहीं होगा। यदि जनहित में उचित है तो हम देने के लिए अपनी इंटेंशंस शो करते हैं कि मैं सूचना देने जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो अपील में जाएं। अगर नहीं देता तो दूसरी पार्टी जिसने सूचना मांगी थी वो अपील में जा सकती है। इस प्रकार थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन में समय सीमा जो है वो 40 दिन की है और दोनों पार्टियों के पास हक है कि वो सूचना के मिलने या ना मिलने के कारण से अपील में जाना चाहें तो अपील में जा सकते हैं। परंतु जब तक वो अपील में जाने का उनका समय सीमा है तब तक सूचना नहीं दी जाएगी, वरना उनका जो हक है अपील में जाने का वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सूचना रोकी जा सकती है। सेक्शन 8(1) के अंतर्गत बहुत सारी सूचना है जो रोकी जा सकती है। यदि सूचना देश के इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी से कंसर्न है, देश के इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में है, तो ऐसी सूचना हम रोक सकते हैं सेक्शन 2(1)(a) के तहत। यदि कोई मैटर सब जुडिस है तो कोर्ट भी उसको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान देती है, वो सूचना भी हम नहीं दे पाएंगे। पार्लियामेंट्री कुछ हक होते हैं, यदि उनका वायलेशन होता है, प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो ऐसी सूचना भी देने से हम इनकार कर सकते हैं। कैबिनेट पेपर्स हैं, वो जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो नहीं दिए जा सकते। इसी प्रकार से किसी के ट्रेड एंड कॉमर्स सीक्रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी जा सकती। किसी की पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन है, बीमारी के बारे में है, वो नहीं दी जा सकती। किसी ने हमें गुड फेथ के अंदर कोई सूचना दे रखी है वो भी नहीं दी जा सकती, जिसको हम फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं। यदि किसी अन्य देश ने हमें कोई सूचना सीक्रेटली प्रदान की है कि ये देश की हरकत ऐसे चल रही है वैसे चल रही है, तो ऐसी सूचना भी हम नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से 8-10 किस्म की सूचना है जो सेक्शन 8 के अंतर्गत नहीं दी जा सकती, और इसके बारे में हमें सेक्शन भी कोट करना पड़ेगा, कौन से पार्ट के आधार पर नहीं दी जा सकती और क्यों नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार से कॉपीराइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो वहाँ भी सूचना रोकने का प्रावधान है सेक्शन 9 के अंतर्गत। परंतु यदि कोई सूचना का कोई पार्ट दिया जा सकता है या उसको हटाकर बाकी सूचना दी जा सकती है तो सेक्शन 10 के अंतर्गत वहाँ देने का प्रावधान है।
सपोजिंग आपने किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगी, वो सारा डॉक्यूमेंट तो दिया जा सकता है, परंतु उसके अंदर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है जो कि देने लायक नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको ओमिट करके बाकी डॉक्यूमेंट देने के लिए बाध्य है। तो सेक्शन 10 के अंदर सीवरेबिलिटी की क्लास है ताकि मैक्सिमम सूचना प्रदान करने का प्रावधान किया जाए। अगला प्रश्न है, कितनी पुरानी सूचना दी जा सकती है? सूचना जो है यदि आपके पास उपलब्ध है तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है। यदि आपने रिकॉर्ड संजो के रखा हुआ है तो चाहे वो 1857 की क्रांति का रिकॉर्ड हो या 1920 का हो, आपको वो ढूंढ कर देनी पड़ेगी। परंतु यदि आपने रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल बना रखा है और उसके अनुसार आप अपना रिकॉर्ड समय समय पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो डिस्ट्रॉयड सूचना हम रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं दे पाएंगे। इसलिए सूचना जो है 20 साल के बाद कुछ एरियाज में, जैसे मैंने ए टू जे तक कहा था, उनमें से खुल जाती है और इसके ऊपर कोई अन्य बाधा नहीं है। यानी कि सूचना अगर आपके पास उपलब्ध है, अब प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड दो दो साल पुराना भी होता है, तो रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए और उसके बाद हमें उसको देना भी पड़ेगा। तो इसके ऊपर कोई ऐसी लॉन्गेविटी का प्रश्न नहीं उठता। नेक्स्ट प्रश्न उठता है, यदि कोई सूचना नहीं देता तो क्या एक्शन एप्लीकेंट ले सकता है? इसके लिए दो प्रावधान हैं। नंबर एक, आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, यदि समय सीमा में आपको उत्तर नहीं मिला तो हमारे जो अधिकारी हैं पहली बात तो वही गाइड करेंगे कि आप इतने दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट अपील कर दीजिए। और यदि आप फर्स्ट अपील करते हैं तो वो उसी विभाग में होगी जहाँ से आपने सूचना मांगी थी, और उस अधिकारी के ऊपर भी अंकुश है कि वो एट द मोस्ट 30 से 45 दिन के अंदर अंदर आरटीआई का जवाब देगा। यदि वो नहीं देता तो वो भी दंड का भागीदार बन जाता है। इसके बाद यदि उसके आदेश के बावजूद भी आपको सूचना नहीं मिलती तो एक सेकंड अपील करने का भी प्रावधान है। सेकंड अपील सुनने के लिए बहुत ही उच्च लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं। ये जो है हर स्टेट में लगभग 10 के करीब होते हैं और एक उनके ऊपर चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। इसी प्रकार से सेंटर के अंदर भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स 10 होते हैं और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। ये जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स के बारे में सारी अपील्स को सुनते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में अपील्स को सुनते हैं। तो यदि यूनियन टेरिटरी वाले किसी को अपील करना हो तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील कर सकता है, परंतु स्टेट गवर्नमेंट वाले स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में ही अपील कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और प्रावधान भी है कि यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ उच्च अधिकारी ही नियुक्त नहीं किए जिनको आरटीआई हैंडल करना है, तो उनके बारे में क्या होगा? उनके बारे में आप अपील कैसे लगाएंगे जब आरटीआई एप्लीकेशन ही नहीं लगा पाए? तो ऐसे में प्रावधान है कि आप एक कंप्लेंट डाल दीजिए कि मैं फ़लाँ दफ्तर में गया था, वहाँ कोई पीआईओ नहीं है, अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, मैं कैसे एप्लीकेशन लगाऊँ, किसके पास लगाऊँ? तो ऐसे मामलों में कंप्लेंट का भी प्रावधान है। तो सेक्शन 18 और 19 ऑफ द आरटीआई एक्ट डील्स विद सच थिंग्स। और इन दोनों कमीशंस के पास जो स्टेट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ना केवल दंड डालने का अधिकार है, ये उन अधिकारियों को जिन्होंने इंटेंशनली सूचना नहीं दी या डिले किया है, उनके ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड डाल सकते हैं। और यदि सूचना ना मिलने के कारण आपको कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई के लिए भी आदेश दे सकते हैं, यानी कि कॉम्पेंसेशन भी देने की इनके पास पावर है
और इन्होंने कई केसों में कंपेंसेशन भी दिया है। दंडित तो इन्होंने सैकड़ों अधिकारियों को किया है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द आरटीआई एक्ट। सो दिस इज द हाईएस्ट बॉडी, और इनके आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती। यदि आप इनका आदेश नहीं मानते तो आपको हाई कोर्ट में जाकर या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील दायर करके उससे रिलैक्सेशन लेना होगा। अदरवाइज इन कमीशंस के आदेशों का पालन करना हर विभाग का काम बन जाता है। इसलिए हर डिपार्टमेंट जो है इनके आदेशों का अनुपालन करता है। यहाँ मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आरटीआई के अंदर ना केवल आप सरकारी तंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, बल्कि गैर सरकारी एजेंसीज जिन्होंने गवर्नमेंट से कोई लैंड ले रखी हो, कोई इस काम का फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रखा हो, या गवर्नमेंट के अधीनस्थ हों किसी न किसी रूप में, उनके कंट्रोल में हों, वो सारे भी आते हैं। तो उनके विरुद्ध भी आप अपील वगैरह दायर कर सकते हैं कि मैंने यहाँ अप्लाई किया था और ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता। जैसे बहुत सारे एडेड अनएडेड स्कूल हैं, वो गवर्नमेंट से लैंड लेकर, गवर्नमेंट से डोनेशन वो लेकर, ग्रांट इन एड लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे सारे स्कूल भी जो हैं कवर होते हैं। बहुत से और एनजीओज़ हैं जो गवर्नमेंट से लैंड लेते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुसार उनको काम करना होता है, वो सारे भी आरटीआई के अंतर्गत कवर होते हैं। तो मुआवजा भी दिया जा सकता है, इनके ऊपर दंड भी डाला जा सकता है, इनके ऊपर पेनल्टी भी की जा सकती है, और इनके जो है कामकाज के ऊपर पूरी मॉनिटरिंग करने का अधिकार हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का अधिकार है। अब आता है कि सरकारी तंत्र को ट्रेनिंग वगैरह देने का कोई प्रावधान है या नहीं है, और रूल्स बनाने का कोई प्रावधान है कि नहीं है। इस आरटीआई एक्ट के अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि हर व्यक्ति को जो भी आरटीआई हैंडल करता है उसको ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, फ़ीस के बारे में, एप्लीकेशन कैसे ली जाएगी इत्यादि इत्यादि, इसके बारे में वो रूल्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आरटीआई एक्ट जो है इतना पावरफुल टूल है कि इससे बनने के बाद बहुत सारे सरकारी अधिकारी तो परेशान हो गए कि ये दावा कहाँ से आ गया हमारे लिए परेशानी का बायस। शुरू में बहुत दिक्कत आती थी, परंतु अब 10 साल से ऊपर हो गए हैं, बल्कि 17 साल होने वाले हैं। तो इसलिए अब जो है उतनी समस्याएं नहीं आ पा रही हैं। इनका समाधान समय समय पर होता गया है, और लोगों को जो है बेयर करने की भी संभावना बढ़ गई है। आप भी आरटीआई लगाएं। जब भी कोई आपको सूचना चाहिए हो, आप किसी भी विभाग में से सूचना मांगें। ये मत देखें कि वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, ये उनका काम है देखना, परंतु आप आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगें तो सही। और यदि नहीं मिलती तो फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, उसके अंदर जाएं। और यदि आपको गलत तरीके से रोका गया है तो उनके ऊपर दंड भी पड़ सकता है, और अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए कंपनसेशन भी आपको दिया जा सकता है। इस प्रकार से आरटीआई एक्ट इज़ ए वेरी पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन टू ग्रिल द गवर्नमेंट इन 10 रुपीज़। इस आरटीआई का मैक्सिमम उपयोग जो है हमारे बच्चों ने किया है, जिनके अंक कम आने के बाद उन्होंने आरटीआई के माध्यम से अपने पेपरों की डिमांड की, पेपरों का रीवैल्यूएशन करवाया और अपने अंकों को ठीक ठाक करवाया। हरियाणा की एक बेटी के नंबर जो थे, एक 4 पेपरों में बड़े अच्छे थे, परंतु एक पेपर में इतने कम थे कि उसको डाउट हुआ कि उसके कुछ गड़बड़ है। उसने जब आरटीआई के माध्यम से उस पेपर की दोबारा से जांच करवाई तो उसको टॉप 10 के अंदर उसका नंबर आ गया। इस प्रकार से ये एक ऐसा साधन है जिससे आपके कई शिकायतों का भी निवारण हो जाता है। एक अन्य बड़ा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, बिहार गवर्नमेंट के अंदर एक बाबूजी ने पीसीएस का इम्तिहान दिया, परंतु उनको सिलेक्शन में डिक्लेयर नहीं किया गया कि वो सिलेक्ट हो गए। उनके 2 पेपर्स के अंक तो बता दिए गए,
तीसरे अंक में पेपर में उनको शून्य बताया गया। जब आरटीआई के माध्यम से उसने कारण पूछा तो बताया गया कि आपके पेपर के ऊपर कुछ ऐसा चिन्ह था जिसके कारण हमने उसको कैंसिल कर दिया कि ये जो है मार्क जो है अगेंस्ट आवर एग्जामिनेशन पॉलिसी लगा रखा है। परंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको राहत मिली और उसको उसी दिन से नौकरी देने के आदेश हुए जिस दिन से उसका जूनियर लगा था। और वो बाबूजी जो थे वो आईएएस के पैनल में तब तक सिलेक्ट होने के लायक हो चुके थे और एक उच्च ओहदे पर पहुंच गए। ये केवल आरटीआई के माध्यम से ही हो सकता था। अदरवाइज आरटीआई ना होता तो उसको अंक पता ही ना लगते, पेपर कैंसिल क्यों हुआ इसका भी ज्ञान ना होता, इत्यादि इत्यादि। दिल्ली के अंदर हज़ारों बच्चों को, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, जो हमारे सोसाइटी रन स्कूल्स हैं जिनको अंग्रेजी स्कूल कहते हैं, उनके अंदर आज एडमिशन मिल रहा है। कारण यही कि उन स्कूलों ने जब लैंड ली थी तो 10% बच्चों को बीपीएल को एडमिशन देने का वायदा किया था, परंतु इसका कभी पालन नहीं हुआ। परंतु आरटी के माध्यम से जब ये भेद खुला तो उन सब ने उन बच्चों को एडमिशन देना शुरू कर दिया और कोई कोर्ट कचहरी में जाकर स्टे नहीं लेके आया। इसलिए दे हैव वन ए वार विदाउट गोइंग टू कोर्ट। ये आरटीआई की ही देन है। इसी प्रकार से आरटीआई के माध्यम से लोग करप्शन केसेस को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ करप्शन हुआ है, कहीं किसी की सीनियरिटी गलत है, किसी का टीए बिल नहीं बना, किसी की प्रमोशन नहीं हुई, किसी की एसीआर नहीं लिखी गई, इन सब चीज़ों का सरकारी मुलाजम भी लाभ उठा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिला है, बहुत सारे लोगों की ईबी क्रॉस हो गई है, बहुत सारे लोगों का एरियर्स के बिल मिल गए हैं। इस प्रकार से ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से ना केवल सूचना मिलती है बल्कि कई दफ़ा समाधान भी मिल जाता है। और यदि समाधान ना भी मिले तो इन्फॉर्मेशन देकर आप कंसर्न क्वार्टर्स में जाकर समाधान के लिए अपना हक मांग सकते हैं। जैसे कोर्ट्स में जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ जा सकते हैं। तो इन सब जगह पर जाने के लिए आपको प्रूव करने के लिए दस्तावेज मिल चाहिए और वो आपको आरटीआई के माध्यम से मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। गुड नाइट।